नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ, अपने इस प्रोग्राम की सीरीज में आज बात करूंगा इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो जुड़ी हैं अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव से और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों से। मेरे साथ मेरे एमिनेंट फैकल्टी मेंबर, मेरे कलीग, मेरे साथी अभिषेक भी इस विषय पर अपनी बात रखेंगे और हम उन्हीं से जानेंगे इन सारे मसलों के बारे में। अभिषेक, इस हफ्ते की अगर बात करें तो शायद 1-2 दिन में अभी AMU का डिसीजन भी आ जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर है कि नहीं है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। तो वो जब फैसला आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके बारे में जानना चाहता हूं, और उसी के साथ साथ जरा ये बताएं कि जो दो इधर बड़े महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, एक जो प्रॉपर्टी के राइट से जुड़ा है, संपत्ति के अधिकार से, कि निजी संपत्तियों का सरकार मनमाने तरीके से अधिग्रहण नहीं कर सकती, और दूसरा जो है मदरसा एक्ट जो उत्तर प्रदेश का था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है। तो पहले आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात करें कि कैसे आप देखते हैं, और थोड़ा सा बैकग्राउंड कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का इलेक्शन कैसे होता है, और अब ट्रंप जब दोबारा आए हैं एक टर्म के गैप के बाद, मेरे ख्याल में अमेरिकन हिस्ट्री में ये दूसरी बार हुआ है, जबकि कोई पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बाद में फिर एक दूसरे प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद के इलेक्शन में फिर से वो रिपीट हुए। तो जरा कुछ बताएं इसके बारे में, और भारत के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस, हाँ, महत्व है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जो इलेक्शन हुआ, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी एक्चुअली में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का इलेक्शन ही नहीं हुआ है। अभी जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्टोरल कॉलेज का हुआ है। करेक्ट। ये अलग बात है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर बाउंड होते हैं अपनी पार्टीज को वोट देने के लिए। तो एक ये जो मिथ है कि अमेरिका की जनता सीधे राष्ट्रपति चुनती है, इस तरीके से हम लोग अक्सर अखबार में या मीडिया डायरेक्ट इलेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। नहीं, बल्कि जो अमेरिका के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं, और इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स राष्ट्रपति को चुनते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये क्लियर हो जाता है सर कि कौन राष्ट्रपति बनने जा रहा है। हाँ, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज में जितने मेंबर जिसके, और वो बाउंड होते हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन को अगर आप देखेंगे सर, तो मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये साल, लगभग 1 साल से पहले से शुरुआत हो जाती है। तो जो अमेरिका की प्रक्रिया बहुत लंबी है, और अमेरिका में तो ऑलरेडी 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा है। वहां पे वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उसी साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी साथ कई स्टेट्स के गवर्नर भी चुन लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले से चल रहा है, and it's a very long process which stretches over a period of 1 year. हाँ, 1 year, almost 1 year, लगभग 1 साल चल जाता है। और जब इनका इलेक्शन शुरू होता है तो उसमें से कुछ प्रोसेस होता है। जैसे एक पहला प्रोसेस होता है प्राइमरी और कॉकस का। तो होता क्या है कि जब ये होता है कि अब नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, 4 साल पूरे हो रहे हैं, तो वहां पर एक एक्सरसाइज होती है अलग अलग स्टेट्स की। कुछ स्टेट्स में प्राइमरी होता है, कुछ स्टेट्स में कॉकस होता है, और वहां पर कोई भी ऐसा फेडरल एजेंसी नहीं है जैसे इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर है। वहां पर हर स्टेट का अपना अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड टू इलेक्शन, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराती है। तो किसी स्टेट में प्राइमरी होता है, किसी स्टेट में कॉकस होता है। तो ये प्राइमरी और कॉकस ये इनिशियल स्टेज है सर, कि जैसे ये होता है कि अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, तो मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, कोई और भी चुनाव लड़ना चाह रहा है। मान लीजिए 100 लोग डेमोक्रेटिक के आ गए, 100 लोग रिपब्लिकन के आ गए, 50 लोग आ गए, कोई भी आ सकता है। उसके बाद भी अलग अलग कोई छोटे मोटे दल भी हैं वहां पर। जैसे एक टी पार्टी है वहां पर, बॉस्टन टी पार्टी के नाम पर पड़ा टी पार्टी, ऐसी ग्रीन पार्टी, दो ही को जानते हैं। हाँ, 2 ही, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, क्योंकि इन्हीं का डोमिनेंस है, बड़े दल है। और वैसे वहां पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है अमेरिका में भी, बट यही 2 डोमिनेट करते हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो जब इतने लोग आ गए सर, तो एक ही तो बनेगा ना राष्ट्रपति, तो फिल्टर किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन का स्टेप होता है, किसी स्टेट में प्राइमरी, किसी स्टेट में कॉकस। प्राइमरी में क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं, जो इलेक्टेड वोटर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं पार्टी के, वो लोग जाकर के वोट करते हैं प्राइमरी के लिए।
कॉकस में क्या होता है सर, एक ओपन स्टेडियम में ऐसी डिबेट टाइप की हो रही होती है, उसमें लोग अपना रेज हैंड करके सपोर्ट शो करते हैं कि हम इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक बात है। तो एक प्राइमरी हुआ, एक कॉकस हुआ, ऐसे करते करते फिर नेक्स्ट स्टेप आता है नेशनल कन्वेंशन का, जिस नेशनल कन्वेंशन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो बनाया जाता है, जो कि नवंबर में ही होगा। ये वहां रूल है कि नवंबर में ही इसका इलेक्शन होगा, और नवंबर में भी वो फर्स्ट मंडे के बाद पड़ने वाले फर्स्ट ट्यूसडे को होता है। तो जैसे फर्स्ट मंडे पड़ा 4 नवंबर को, यानी कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर नहीं सर, फर्स्ट मंडे का फर्स्ट ट्यूसडे। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि नवंबर की शुरुआती ट्यूसडे से हो गई, हाँ, ये भी हो सकता भाई है। नवंबर की पहली तारीख ही ट्यूसडे को पड़ गई, हाँ, तो पहला ट्यूसडे नहीं लेंगे, फर्स्ट मंडे के बाद का फर्स्ट ट्यूसडे। तो इसलिए 5 नवंबर को वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स जो है वो चुने गए। अब उसमें पब्लिक ने वोट दिया, तो उसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के जो मतलब जो वोटर्स उन्होंने जाके अपना वोट दिया। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्विंग स्टेट्स जो होते हैं वहां पर। तो स्विंग स्टेट्स लास्ट टाइम जब ट्रंप हार गए थे तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि स्विंग स्टेट्स में उनको सपोर्ट नहीं मिला था। ये स्विंग स्टेट्स किन्हें कहते हैं? 7 राज्य हैं वहां पर, जैसे आपका फ्लोरिडा है, नवादा है, जॉर्जिया है, आपका पेंसिल्वेनिया है। तो ये अलग अलग स्टेट्स है। स्विंग स्टेट्स का मतलब होता है, ये क्लियर नहीं होता कि वो डेमोक्रेट की तरफ है कि रिपब्लिक की तरफ है, क्लियर नहीं देते, परसेप्शन क्लियर। हाँ, परसेप्शन नहीं रहता, तो उनको स्विंग स्टेट्स मान लिया था कि कि ये कभी डेमोक्रेट की ओर हाँ, जा सकते हैं, कभी जो है रिपब्लिक तरफ। तो लास्ट टाइम ट्रम्प के साथ स्विंग स्टेट्स नहीं आए थे, बाइडेन के साथ चले गए थे। इस बार स्विंग स्टेट्स ने ट्रम्प के साथ जो है वो सपोर्ट किया, जिसमें एलन मस्क ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। काफी उन्होंने प्रमोट किया, पैसा भी खर्च किया, और आप देखिए रिजल्ट आया नहीं कि एलन मस्क के शेयर 12% तक बढ़ गए। तो वहां नहीं इस तरीके के आरोप लगते कि अडानी अंबानी की तरह एलन मस्क जो है नहीं, यहाँ वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट करते हैं, वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट करते हैं, लेडी गागा वगैरह सब बड़ी बड़ी हॉलीवुड के सिंगर्स और सेलिब्रिटीज कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही थी। ये यहाँ पर है भारत में कि आदमी कहता है कि अडानी और अंबानी, हाँ, यहाँ बिजनेस हाउस को भी पॉलिटिकल कर दिया जाता है। वहां ऐसा नहीं होता, वहां ओपनली एलन मस्क ने तो ओपनली एक्स पर लिखा, सबको सपोर्ट किया उन्होंने। कई रैली और कई रैलीज में ऐसा कहा जाता है 1000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर डाले ट्रम्प के इलेक्शन पर। अब ये है कि ट्रम्प जीते हैं तो फिर आगे वो उनको भी सपोर्ट करेंगे, इसीलिए मस्क के शेयर्स बढ़ गए कंपनी के। तो अब जो इलेक्शन आया है सर, जिसमें पार्टी ट्रम्प की पार्टी मेजोरिटी में आई है, अब ये लोग सर दिसंबर में जो होगा, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में शायद इनको मेजोरिटी मिली है। अब इसके बाद दिसंबर में अब इलेक्शन होगा, फिर दिसंबर का रिजल्ट जनवरी में आता है, 6 जनवरी को। ये वही तारीख है जो पिछली बार ट्रम्प के सपोर्टर कैपिटल हिल पे चढ़ गए, 6 जनवरी को। They tried to occupy दैट बिल्डिंग। और फिर उसके बाद जनवरी में फिर ये शपथ लेंगे। तो अब मतलब क्योंकि मेजोरिटी में आ गई है इनकी पार्टी, तो टीवी में मीडियाज में कहा जाता है क्लियर, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स बाउंड होते हैं कि वो वोट दें। He is now president elect, हाँ, खाली swearing in ceremony। बस ये क्लियर है कि वही बनेंगे। लेकिन ये कहना जाए कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था 5 तारीख को, तो अभी ये गलत है। अभी इलेक्टोरल कॉलेज बना, अब वो जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक बात है। तो नाउ द पोटस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप हो ही जा रहे हैं। जनवरी में उनका शपथ समारोह हो जाएगा, फिर उनका कार्यकाल शुरू होगा। तो भारत के नजरिए से आप ट्रंप को कैसे देखते हैं? फिर हमारे मतलब अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे ऊपर प्लस और माइनस दोनों उनके इम्पैक्ट पड़ेंगे। खाली ये कहना कि केवल ट्रम्प जीत गए तो अब सब कुछ भारत के कॉन्टेक्स्ट में सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो जब भी कोई पॉलिसी बनाएंगे, जब भी कोई डिसीजन लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो अमेरिका फर्स्ट करेंगे, पहले देखेंगे। जाहिर सी बात है। तो अगर वो इंडिया के साथ डील कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो वो हमेशा अपना हित ऊपर रखेंगे। जैसे H1B वीजा का मुद्दा हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो टैरिफ वाला मुद्दा है, WTO का मुद्दा है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे लिए पॉजिटिव है व्हेन इट कम्स टू द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना। तब हो सकता है वो थोड़ा हमारे लिए रहेगा, क्योंकि
ट्रम्प जो है वो चाइना को भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और मानते हैं कि चाइना उनका बहुत बड़ा यानी फिर से चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर शुरू हाँ, हो सकती है, तो उसका हमें बेनिफिट मिल सकता है। प्लस दूसरा, उन्होंने इस इलेक्शन में बांग्लादेश के हिंदुओं का मैटर उठा दिया, तो बांग्लादेश में जो हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है उसको लेकर के हम थोड़ा सेफर फील कर सकते हैं कि अमेरिका हमारे साथ है। पाकिस्तान को भी ट्रम्प बहुत सीरियसली नहीं लेते, उन्होंने भी अपने फर्स्ट टेन्योर में पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट कम कर दी थी, तो वो भी थोड़ा हमारे लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे WTO का मैटर है वहां हम फंस जाएंगे अमेरिका के साथ। प्लस अमेरिका ऑलरेडी भारत के ऊपर भी कहता है कि आप भी अपना जो टैरिफ वाला इशू है हमेशा वो कहता है कि इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को ज्यादा है, इंपोर्ट अमेरिका से कम है। मतलब ये जो व्यापार का संतुलन हाँ, तो इसलिए ठीक है, हम डिफेंस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेंगे, रिलेशन भी हमारे अच्छे हैं। क्वाड की मीटिंग 25 में इंडिया में ही है एंड ही इज गोइंग टू कम, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि वो आएंगे इंडिया, तो हमारे लिए ठीक है। मोदी जी और ट्रम्प का पहला भी कार्यकाल जो था वो ठीक ही ठाक रहा था, दोनों अच्छे दोस्त हैं। कई बार जैसे अहमदाबाद में आए थे, नमस्ते ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प में, और वहाँ हाउडी मोदी हुआ था मेडिसन स्क्वायर में, तो दिखाया कि दोनों के पर्सनली रिलेशंस अच्छे हैं, बोथ आर गुड फ्रेंड्स, बट वो पर्सनली है ना, नेशन लेवल के रूप में नहीं। हाँ, नेशनली अगर आप देखेंगे तो नेशन कम्स फर्स्ट, तो वहां पर दोनों की डीलिंग अलग हो जाएगी। तो अब ये इट्स टू अर्ली टू से कि हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। अभी वेट एंड वॉच करने की पोजीशन है कि जब वो जनवरी में अपना ऑफिशियली पद ग्रहण कर लेंगे तब उसके बाद वो कैसा रिएक्ट करते हैं। ये ना ट्रम्प से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना भी ठीक नहीं है। और ये समझ लेना कि वो बिल्कुल एंटी इंडिया रहेंगे ऐसा भी नहीं है, तो वो मतलब एक मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ और कुछ अच्छे भी, कुछ बुरे भी, और कुछ ना अच्छे ना कुछ बुरे। हाँ, बस क्योंकि ऑब्वियसली वजह से नेशन कम्स फर्स्ट इन IR, जाहिर सी बात है ना। तो ये तो ट्रम्प साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर हों। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हों, अच्छी बात। और हम लोग रणनीतिक साझेदारी, व्यापारिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ट्रेड और बिजनेस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और जो ग्लोबल ऑर्डर में जो इस समय जो ये सब लड़ाइयां चल रही हैं ये खत्म होंगी, और जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड है, नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, शायद उसमें ट्रम्प और इंडिया मिलकर काम। ट्रम्प ने कहा भी है कि हम आएंगे तो लड़ाई खत्म कराएंगे। अब देखिए कैसे खत्म कराते हैं। चलिए, अब हम अपने देश भारत की ओर लौटते हैं। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय दिए। एक तो मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश का जो था उसको उन्होंने हाईकोर्ट इलाहाबाद के फैसले को खारिज किया, और दूसरा उन्होंने संपत्ति के अधिकार पर भी कहा कि आप मनमाने तौर तरीके से निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो जरा पहले आप यूपी मदरसा एक्ट का जो फैसला आया ये क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए और क्या फैसला था, निर्णय था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली वैसे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है रिलेटेड टू यूपी मदरसा एक्ट, ये 2004 में यूपी की विधानसभा से पास हुआ था, और यूपी मदरसा एक्ट 2004 के नाम से जाना जाता है। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, और कहा था कि मदरसाज जो हैं वो इंडियन सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, और धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए मदरसाज बंद हो जाने चाहिए। और सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। तो अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया तो कई मदरसाज का फ्यूचर जो है वो भविष्य जो है अंधकार में आ गया। तो लोगों ने 17 लाख हाँ, और ये भी हुआ था कैसे वो शिफ्ट होंगे, कहाँ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था वो गलत है, मदरसाज जो हैं वो कहीं पर से भी वॉयलेट नहीं करते सेकुलरिज्म को, क्योंकि सेकुलरिज्म में हमारे देश में हमेशा से ही धार्मिक शिक्षाएं दी जाती रही हैं। उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दो वर्ड यूज किए। रिलीजियस एजुकेशन इज अलाउड, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड। तो फिलहाल यूपी मदरसा एक्ट 2004 अब वैलिड हो गया है जजमेंट आने से, और जो भी मदरसा से पढ़ने वाले बच्चे थे वो वैसे ही पढ़ेंगे अपना, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। और हमारे मदारिस जो हैं वो कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को अधिकार है उनको। बिल्कुल। और सिर्फ ये है कि जो वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देते थे, फासिल, वो डिग्री नहीं दे पाएंगे, डिग्री ये राइट केवल यूजीसी के पास है, और यूजीसी एक सेंट्रल एक्ट से और ये जो संपत्ति के अधिकार वाला फैसला आया, ये क्या था?
ये एक्चुअली में सर अभी जब 2019 का कैंपेनिंग हो रहा था, 2024 का इलेक्शन का कैंपेनिंग हो रहा था, तो उसमें प्रॉपर्टी को लेकर के बड़ा इशू क्रिएट हुआ था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा। कांग्रेस कह रही थी कि हम आएंगे तो सर्वे कराएंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट शायद ये करेंगे। वही मसला है जो अमेरिका में सैम पित्रोदा ने इस पर कमेंट इनहेरिटेंस टैक्स यहाँ से शुरू हुई यहाँ शुरू हुआ था। तो हालांकि ये जो जजमेंट आया है ये बहुत पुराना केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसी से रिलेटेड आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 दशक पुराना, हाँ बहुत पुराना केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, सभी प्राइवेट प्रॉपर्टीज मटेरियल रिसोर्स नहीं हो सकती अंडर आर्टिकल 39B। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39B है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट द स्टेट कैन यूज प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ मटेरियल रिसोर्स फॉर कॉमन गुड। सामान्य भलाई के लिए राज्य चाहे तो किसी की संपत्ति को एक्वायर कर सकता है, और इस पर अगर कोई कानून बनेगा तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो काफी पेचीदा मैटर फंसा, तो इस पर कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़े गए। तो एक्चुअली में अभी न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के जजमेंट को पलट दिया। तो मैं थोड़ा सा वो भी जी हाँ, तो वो भी बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में 77 में केस चला था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी। तो उसमें हुआ ये था कि एक माइनॉरिटी जजमेंट, एक जज थे जो जस्टिस अय्यर साहब, तो वो एक्चुअली थोड़े से सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। तो अकेले एक वही जज थे उस पूरी बेंच में जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, अगर स्टेट चाहे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। फिर आगे चल के संजीव कोक केस चला। संजीव कोक केस में भी इन्हीं के जजमेंट को कंटिन्यू कर लिया गया। अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया, इसको पलट दिया, इसीलिए इसमें 9 जज बेंच बन गई। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे 8:1 से जजमेंट आया है कि 8 जजेस तो थे कि नहीं राज्य नहीं ले सकता, एक जज है जो नहीं बिल्कुल राज्य ले सकता है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसी के डोमेन में जी सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। अब कोर्ट का ये कहना है कि देखिए ऐसा है, 90 से पहले हमारा जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था वो सोशलिस्टिक था। 90 के बाद एलपीजी आने के बाद हम मोर ऑफ कैपिटलिस्टिक हो गए हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अब आज कैपिटलिज्म के जमाने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी 24 जुलाई 1991 में। तो कोर्ट ने कहा कि अब आज क्योंकि हम लोग कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, प्राइवेट कंपनीज ज्यादा आ रही हैं, तो मार्केट इकोनॉमी हो गई, ओपन इकोनॉमी, तो पर्सन को राइट है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, मींस बना सकता है, और स्टेट उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी वो नहीं ले सकता, और अगर करेगा तो उसके लिए कुछ सिद्धांत है, कुछ परीक्षण है जी, उन कानून के मानकों के अनुसार मुआवजा देना। जैसे मान लीजिए हाईवे जा रहा, मेरे खेत से जा रहा है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट तो है ही हमारे, क्या लैंड एक्वायर हो जाएगी हमारी, उसका कंपेंसेशन मिल जाएगा। बट स्टेट ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ रही है, अब मैं ये प्रॉपर्टी को तुमसे लेके गरीबों को देना चाह रहा हूं। और जो 44th अमेंडमेंट 1978 हुआ था उसमें आर्टिकल 19(1)(f) से इसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट कर दिया गया। आर्टिकल 300A में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया था। तो 31C का भी कुछ इसमें जुड़ाव है। हाँ, 31C एक्चुअली में जब आप देखते हैं 39B में कहा गया है कि स्टेट मटेरियल रिसोर्स के फॉर्म में ले सकती है फॉर कॉमन गुड। तो 31C जो है वहां पर वो कहा गया कि अगर राज्य कोई कानून बनाता है, स्टेट अगर कोई लॉ बना दे रहा है, तो वो लॉ रोकेगा नहीं राज्य को, मतलब जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा इन द नेम ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। तो क्योंकि जब देश इंडिपेंडेंट हुआ था तो जमींदारी एबॉलिशन वगैरह सब प्रोसेस चल रहा था, लैंड रिफॉर्म चल रहे थे। हाँ, तो पंडित नेहरू की सरकार और फिर आगे इंदिरा गांधी जी की सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह सब कर रही थी, तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया था। तो उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये बात रख दी गई कि अगर राज्य चाहे तो वो कर सकता है, और 14 और 19 के आधार पर इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसी के लिए 9th शेड्यूल जोड़ा। तो इस तरीके का भी फाइनल जजमेंट आ गया कोर्ट का कि कोर्ट सारी प्रॉपर्टी को मटेरियल रिसोर्स नहीं ले सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही विस्तार से और आसानी के साथ हम लोगों को ये समझाने की कोशिश की। मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर उनको ये प्रोग्राम पसंद आया हो
तो उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है, दरखास्त है, निवेदन है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते रहेंगे आगे द वर्ल्ड दिस वीक के प्रोग्राम। आपका खैर मकदम, शुक्रिया।